सवाल दर सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। आज हम रूबरू होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से और बात करेंगे राजनीति से हटके। राजनीति सब करते हैं, हर जगह राजनीति है, चाहे वो धर्म हो, समाज सेवा हो, खेल हो और भी बहुत कुछ। राजनीति मोहन यादव भी खूब करते हैं और जमकर करते हैं। लेकिन मोहन यादव ने अपने सीमित कार्यकाल करीब 2.5 साल पूरा होने पर मध्य प्रदेश की ही दिशा नहीं बदली, बल्कि राजनीति की दिशा भी बदल दी है, उसके तौर तरीके बदल दिए हैं। और मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तुलना से अलग क्यों हैं? आखिर मोहन अलग क्यों हैं? इस मुद्दे के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे और वो मुद्दे होंगे उनका आध्यात्म का प्रेम, सांस्कृतिक चेतना, धर्म, सनातन, सामाजिक सरोकार। इन मुद्दों के इर्द गिर्द हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। सर, आज सबसे पहले राष्ट्रपति की मौजूदगी में आपने एक बार फिर महर्षि संदीपनी का जिक्र किया, सूर्य का जिक्र किया, उत्तरायण से लेकर दक्षिण की बात कही और कहीं ना कहीं फिर उज्जैन कनेक्शन। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे साहब, ये मंच क्या कह रहा था? मैं प्रदेश के स्तर पर अगर बात करूं तो ये सूर्य का उत्तरायण से दक्षिणायन जाना ना तो ये उज्जैन के लिए है ना प्रदेश के लिए है। ये वैश्विक स्तर की बात है जिसमें हम सनातन संस्कृति के समय से कालगणना की दृष्टि से दुनिया के अंदर पृथ्वी का अपने 23.26 अंश से झुकना, ये हमारे देश के गौरव की तरफ ले जाता है और एशिया की तरफ ले जाता है। जीपीएस तो अब बना है, लेकिन जीपीएस के बजाय भी हजारों साल से कालगणना का केंद्र पूरा एशिया मान के चलता कि भारत से होता है और भारत में वो हमारा संयोग है कि मध्य प्रदेश से होता है। इसी बात को रेखांकित करते हुए कि अगर समय गणना का केंद्र बनेगा भविष्य में तो वो वापस हमारे प्रदेश पे गौरव आएगा। 300 साल पहले जब हम गुलाम थे तब फ्रांस की राजधानी पेरिस से 50 साल तक स्टैंडर्ड टाइम तय हुआ। उसके बाद इंग्लैंड, जहाँ वर्तमान में ग्रीनविच से स्टैंडर्ड टाइम तय होता है, 250 साल से वहाँ से हो रहा है। लेकिन वो समसामयिक नहीं है, वो सही गणना अगर करना है तो मुझे इस बात का संतोष भी है कि इस दृष्टि से हमारे देश के विद्वानों के अलावा भी आसपास के कई ऐसे देश के विद्वान जिसमें आप नाम सुनोगे तो चौंक जाएंगे, जो खगोल गणना के टाइम, स्टैंडर्ड टाइम को समझने वाले विद्वान हैं, वो चाइना के हों, पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, भूटान, नेपाल, बर्मा और बाकी तो है ही। ये भी इस बात के, इस मत के हैं कि ये समय गणना का केंद्र ग्रीनविच से हटना चाहिए और वो साउथ एशिया माना चाहिए, भारत माना चाहिए। आपने महर्षि संदीपनी का जिक्र किया सर, उज्जैन से, इनका काशी से भी कनेक्शन है सर? देखिए, सांदीपनी जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो मूलतः पहले आश्रम चलाते थे बनारस, काशी में, लेकिन जैसे कंस ने उग्रसेन महाराज की सत्ता के सूत्र अपने हाथ में लिए और जैसा होता है कि जब इस तरह की अराजकता बनती है तो सभी व्यवस्था ध्वस्त होती है, उसमें आश्रम, गुरुकुल, ये पद्धतियाँ ध्वस्त हुई। तो सांदीपनी जी ने अपने, ऐसा कहते हैं कि उनने अपना आश्रम वहाँ से हटा करके वो तीर्थाटन के लिए निकल गए। उस समय तक उनका माना जाता है कि एक 6 माह का बच्चा उनके साथ था और उनकी पत्नी, वो घूमते हुए वर्तमान के द्वारका के प्रवास पाटन क्षेत्र में गए। यहाँ उस काल में जो जम जाति रहती थी, जिसको कहा जाता कि वो विदेशी आक्रांता, जैसे अभी आज़ादी के समय तक हमारे यहाँ देश के बॉर्डर पर कई जगह अलग अलग, कहीं फ्रांसीसी का, कहीं पुर्तगालियों का, कहीं अंग्रेज़ों का, अलग अलग प्रकार से कई हिस्सों में उनकी अपने आइडेंटिटी थी। ऐसा कहते हैं कि उस समय वो जम नाम की जो जातियां हैं, जिसके आधार पर माना जाता है कि प्रभास पाटन के क्षेत्र में उनका प्रभाव था। जब हमारे सांदीपनी महाराज उधर गए तो सांदीपनी जी की विशेषता ये थी कि वो बहुत विद्वान व्यक्ति है, बहुत अच्छे आचार्य हैं, जिनको अपने शिष्यों को 64 कला, 14 विद्या देने की उनमें क्षमता है। तो ऐसे में उस विद्वत्ता के बलबूते पर उन आतंकवादियों ने उनको पकड़ लिया और उनसे कहा कि हमारे बच्चों को आप शिक्षा ग्रहण कराइए। लेकिन वो देशभक्त थे। सांदीपनी जी ने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने देश की शिक्षा दीक्षा तो इस देश के देशभक्तों के लिए रखता हूँ, तो इसलिए मैं ये नहीं करूँगा। ऐसा कहते हैं कि उसके परिणाम स्वरूप उनके साथ बड़े दुर्व्यवहार हुए और अंततः जो हमेशा तरीका होता है कि सब करने के बाद उन्होंने उनके बच्चे को बलात्
अपने कब्जे में कर लिया। पुनर्वास उनका जो बेटा था उसको उनके पास रखा। यम नाम था क्या? नहीं, यम यम तो जाति है। अच्छा, तो जम जम जाति, यम जाति। इसलिए आज भी आप ध्यान देना कि कई कारणों से उस क्षेत्र में उसमें उनके बच्चे को पकड़ करके, जब उनने कहा भले ही मेरे बच्चों को या मेरे को किसी को भी कुछ हो जाए, लेकिन मैं अपने देश के इस ज्ञान को विदेशियों को या देशद्रोहियों को नहीं बांट सकता हूँ। तो फिर जैसा होता है कि आतंकवादी या जो इस तरह के अपराधी रहते हैं। विरासत से विकास की बात आपने जब से कार्यभार संभाला तब से सतत देख रहे हैं, मोदी जी का भी विजन है, लेकिन विरासत से विकास, विकास में विरासत जरूरी है कि विरासत में विकास जरूरी है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के घोषवाक्य में विरासत से विकास की ओर है। अगर आप जड़ों से कट जाओगे तो फिर आपके पास बचेगा क्या? हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस देश के अंदर प्राचीन ज्ञान विज्ञान इतना अच्छा है जिसके भरोसे से हम अपनी विकास की और विरासत की दोनों की एक तरह से तालमेल कराते हुए आगे बढ़ने में बहुत सफलता से आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने कैबिनेट शुरू की हर जगह जहां भी, और दूसरा जनजातीय संस्कृति को उभारने के लिए, तो ये विरासत को सहेजने का एक पूरा कॉन्सेप्ट आपने तैयार किया, इसको रोजगार से भी जोड़ने का एक। क्यों नहीं, देखो ना आप, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि अब अकबर जैसे शासक से लड़ने का साहस अगर रानी दुर्गावती जी में था तो उनका ये गौरवशाली पक्ष क्यों नहीं आना चाहिए। ऐसे में हमने उनकी जयंती के लिए विशेष पूरा वर्ष डिक्लेयर किया और उसके बलबूते पर उनकी जो राजधानी थी संग्रामपुर दमोह के पास, मूल राजधानी, बाद में उनकी राजधानी जबलपुर हुई, दोनों जगह हमने कैबिनेट करते हुए रानी दुर्गावती का गौरवशाली अतीत को स्मरण करने का काम किया। राजा भभूत सिंह ने पंचमढ़ी से अंग्रेजों के खिलाफ अपनी खूब अच्छी लड़ाई लड़ी। टंटिया मामा ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के समय से जो उनने अपना संघर्ष किया, उनके नाम ने हमने खरगोन में विश्वविद्यालय बनाया। ऐसे करते करते हमने हर क्षेत्र के लिए, रानी हमारी अहिल्या माता के लिए हमने महेश्वर में और राजवाड़ा इंदौर में कैबिनेट की। ये गौरवशाली पक्ष है जिसको हमने उनके उस गौरवशाली योगदान के साथ जोड़ा। मतलब ये जिनका योगदान था, जो नायक थे, उनको फिर इतिहास के पन्नों को पलट के धरोहर। देखिए, कैबिनेट तो हर हफ्ते होती है जी। लेकिन कैबिनेट के आधार पर हम उनको मान सम्मान राज्य की सरकार दे रही है और वो स्थानीय विषय भी जोड़ करके कुछ अच्छे निर्णय वहाँ भी करते हैं। तो मुझे इस बात का संतोष है कि महाराजा यशवंतराव द्वारा स्थापित इंदौर का राजवाड़ा ऐसा स्थान है जहाँ हमने पहली बार पूरे मंत्रिमंडल के साथ कैबिनेट की। ये अपने आप में गौरवशाली। और अभी भी आपने ऐलान किया अगली कैबिनेट में। ये परंपरा तो जारी रहेगी जरूर, इसमें क्या गलत है। हमने लेकिन बात नायकों की है सर, जैसे विक्रमादित्य को लेकर के वो काशी तक भी उसका हुआ, दिल्ली तक। तो आप बताइए, सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल विक्रमादित्य है कि नहीं? जब विक्रमादित्य की बात आती तो विक्रमादित्य की दानशीलता, विक्रमादित्य की वीरता, विक्रमादित्य का साहस, पराक्रम, पौरुष, योग्य लोगों का उनका मंत्रिमंडल जो नवरत्नों की परंपरा तक जाता है, तो वो अतीत का ऐसा नायक है जो जीवन 2000 साल पहले एक तरह से रामराज्य की स्मरण कराते हैं। तो उनके जीवन के इस चरित्र को सबके सामने लाना तीनों तरह से, एकेडमिक साइड से भी, शैक्षणिक उनका अपना जो पक्ष है वो स्कूली या कॉलेज एजुकेशन में भी आना चाहिए। दूसरा, इस प्रकार से जो लोकरंजन में जनता के बीच में उनके जीवन के विविध पक्षों को लाना चाहिए। इसी आधार पर हम फेलोशिप भी दे रहे हैं, रिसर्च सेंटर भी बना रहे हैं। आर्कियोलॉजी की दृष्टि से उस काल के अलग प्रकार जितने प्रमाण हैं अलग से विक्रमादित्य उनको भी उनकी जानकारी जुटा करके उनका साहित्य का प्रकाशन कराना, उनसे जुड़े विद्वान जो रिसर्च करते हैं उनको हम फेलोशिप भी दे रहे हैं। और मुझे इस बात का गर्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री इसी बलबूते पर डॉक्टर हमारे जो भगवतीलाल राजपुरे थे उनको पद्मश्री भी देते हैं। तो ये गौरवशाली पक्ष और माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना अनुसार हम उनका दिल्ली में भी और बनारस में भी मंचन कराते हैं। जो वैदिक घड़ी आपने प्रधानमंत्री जी को भेंट की थी वो काशी विश्वनाथ में? हर जगह हमने तो, केवल काशी विश्वनाथ में तो लगी है बहुत अच्छे से। यहाँ आप सीएम हाउस के बाहर भी देखो, मध्य प्रदेश के सभी स्थान पहुंचेगी सर। देश के सभी स्थल, मध्य प्रदेश तो छोटा है। सर बात सिंहस्थ की है सर, कहते हैं सर कि 7000 साल पुराना इतिहास है। और एक प्रसंग बीच में आया था, जब बात फिर वहीं मैं महर्षि संदीपनी पे ले जा रहा हूँ कि पार्वती जी ने कुछ एक कहा था, फिर महादेव आए थे, अकाल की स्थिति बन रही थी। वो प्रसंग क्या है सर? देखिए, हर एक देवता का किसी नगरी से संबंध जब आता है तो उसका कोई ऐतिहासिक इस प्रकार की
कथाएं, लोक कथाएं, लोक गाथाएं हैं। ऐसे में भगवान शिव का प्राकट्य, महाकाल का प्राकट्य का शिव पुराण में एक वर्णन है। उसमें शिव पुराण के वर्णन में एक किसी साध्वी तपस्वी को एक बालक, अपना जो यादव बालक था, वो देखता है कि एक महात्मा जी आते हैं और मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनकी पंचामृत पूजा अभिषेक करते हैं। बच्चे की जिज्ञासा रहती है, वो पूछता है कि ये क्या करा आपने? तो उन्होंने कहा ये महादेव का हमने पूजन किया। तो बोले इससे क्या होता है? तो उन्होंने कहा इससे जो ईश्वर को हम पूजते हैं तो ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाओं की, हमारे कष्टों का निवारण करते हैं। अब बच्चे के मन में बैठ जाता, तो उन्होंने कहा इसका अर्थ? बोले इसका अर्थ है कि जब कभी कोई कष्ट परेशानी आती हो, भगवान को स्मरण करो तो वो आपको मार्ग निकालते हैं। काल के प्रभाव में ऐसा होता, काल पड़ जाता उज्जैन में, अकाल पड़ जाता, तो बच्चों को ध्यान में आता है कि भगवान को पूजा करो, भगवान की मनोकामना करो, भगवान आशीर्वाद देंगे। अब बच्चा जैसे उनकी समझ है वो अपने घर वालों को भी बताता है और अपने ढंग से पूजा के लिए शिवलिंग बना करके पूजा करके बैठ जाता है कि भगवान पूरा करेंगे। अब जैसा कि होता है कि बच्चा अगर ऐसा कोई बनाएगा तो भगवान कोई ऐसे तो सहजता से प्रकट नहीं होते, लेकिन शिव पुराण में ये वर्णन भी है जिसमें महाकाल की गाथा के दृष्टि से वो 1 दिन हो जाता, 2 दिन हो जाता, बगैर खाए पिए वो अपनी साधना में कि भगवान मेरे तो, उनने सुना था, उनने कहा तो सही है, तो प्रकट होना ही चाहिए। तो एक तरह से वो अपने एक इस तपस्या के मार्ग पर चल निकलता है। और जैसा होता है कि भोलेनाथ तो भोले हैं, उस बच्चे की इस दशा को देख करके, उस समय के हालात को देख करके भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, नहीं बच्चे के प्राण चले जाते हैं, क्योंकि बगैर खाए पिए बच्चा केवल इस आस्था के भाव से टिका हुआ है कि महाकाल प्रकट होंगे, भगवान प्रकट होंगे। जब महाकाल प्रकट होते हैं, बच्चे को गोदी में लेते हैं, उसको अपने दुलार से बच्चे की भावना समझते हैं, तो बच्चे से पूछते हैं बोलो क्या करना है? तो बोले मैं तो ये अकाल के कष्ट से महसूस कर रहा था, तो बच्चे हमारे इस क्षेत्र में कभी अकाल नहीं पड़ना चाहिए और आपकी हम कृपा होगी तो ये हो जाए। बात सिंहस्थ की हो रही थी। सिंहस्थ को ये पिछले सिंहस्थ से ये 2028 का सिंहस्थ, तैयारियां 2003 पूरी। से तो हम लोग ही हाँ, बहुत करीब मतलब से बहुत देख रहे करीब हैं। से देख रहे हैं। लेकिन अब देश दुनिया की नजर है और मोहन जी के एजेंडे में सबसे आगे है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये जो हमारा विरासत से विकास का अभियान चल रहा है, आप देखिए केवल सिंहस्थ क्यों, हमारे देवस्थानों पर भी धार्मिक तीर्थाटन से इकोनॉमी पूरी बदलती है, वो उदाहरण बन रहे हैं। इसमें बड़ा उदाहरण हमारा बनारस का है, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से। और इसने तमिल संगमम से लेकर के पूरे देश के अंदर ये जो संकेत छिपे हुए हैं कि केवल मौज मस्ती या इसलिए नहीं, धार्मिक भावना के बलबूते भी देश का सांस्कृतिक ताना बाना कितना मजबूत होता है कि हम अपने राज्यों के बाहर आकर के भी इस प्रकार की हमारे कल्चर से जुड़ करके देश की आंतरिक शक्ति बढ़ा सकते हैं, आर्थिक स्थिति। तो इसमें हजारों करोड़ का कई प्रकार से, कोई दर्शन करने आता तो होटल में ठहरेगा, खान पान की दुकान पे जाएगा, कुछ खरीदारी करेगा, और अपने घर से बाहर आने का मतलब देश के अंदर के बाकी जनमानस से जुड़ने का, एक आत्मीयता बनाने का अवसर रहता है। तो इसीलिए अयोध्या, बनारस, सोमनाथ, तो उज्जैन भी उसी टीमें गई हैं रिसर्च करने कैसे क्राउड मैनेजमेंट। हाँ, तो ये तो विश्व का सबसे बड़ा मेला है। हमारी चुनौती सरकार का नाम जो टीम आपकी गई थी सर, आपने भी तो कुछ अलग और कुछ चुनौती भी है इस बार। देखो, हर नगर की अपनी एक विशेषता है और हर एक जगह की अपनी कुछ परिस्थितियां अनुकूल भी, कुछ प्रतिकूल भी है। जैसे प्रयाग में एक अच्छी बात है कि माँ गंगा की धारा बहुत बड़ी है, यमुना की धारा, गंगा की धारा, लेकिन हमको बारिश में ये पानी की चुनौती, हमारी क्षिप्रा जी की बारिश में धारा आती है, तो हमने उसमें प्रयोग किया कि वो बारिश की धारा के बाद भी धारा बनी रहे, इसलिए पानी को कई किलोमीटर का घाट, हाँ लगभग 30 किलोमीटर का नया घाट बना रहा है, 8 किलोमीटर के भी देख के आए हैं। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो नमामि गंगा मिशन चला था, उस गंगा मिशन के माध्यम से, गंगा बेसिन के माध्यम से ये पानी को स्टोर करने का, पानी की नदी, एक राज्य के अंदर की नदी से नदी जोड़ो अभियान की
ये हमारा एक प्रयोग है जिसमें हमने कान नदी इंदौर का पानी शिफ्ट करने का प्रयोग लिया। तो जल गंगा संवर्धन जो अभियान है सर, इसके लिए मतलब एक बड़ी चुनौती है। कहते हैं कि अगला कोई संकट होगा तो जल का होगा, और मोहन जी पहले ही जाग गए हैं। देखिए, ये हमारे पंच तत्वों में से सर्वाधिक प्रधान तत्व हमारा जल है, तो जीवन है। हाँ। ऐसे में जल के लिए आज के अवसर पर जल की खपत भी बड़ी है और जल की चुनौती भी बड़ी है। ऐसे में हमारी जितनी जल रचनाएं हैं, उन जल रचनाओं पर दोबारा काम करने की माननीय प्रधानमंत्री ने गुजरात में बहुत अच्छा मॉडल खड़ा किया था। और संयोग से हमारे पूरे 12 वर्ष के त्योहारों को देखोगे तो उन त्योहारों में भी सब बातें अपने आप संकेत में छिपी है। तो गंगा दशमी के उत्सव को अब जोड़ करके हमने गुड़ी पड़वा से गंगा दशमी के 1 महीने पहले, गंगा दशमी के 1 महीने बाद तक लगातार सरकार बनने के बाद हमने इसमें जलगंगा संरक्षण अभियान चलाया, जिसके कारण ठाकरे में अभी जो आयोजन हुआ था इसमें भी तो कुछ विदेशी डेलीगेट्स आए थे, उन्होंने तो ये ऐलान भी किया था कि हम आपका मॉडल अपनाएंगे। हमारे लिए अच्छी बात है कि हमने एक तरफ हमारे प्राचीन जल स्रोतों को पुनर्जीवन का प्रयास चालू किया। पुराने कुएं, बावड़ी, तालाब सबका लगाव भी रहता है। पहले तो ये होता ही था कि कोई आदमी जब अपने जीवन काल में अपनी गृहस्थी के अलावा जीवन में सामर्थ्य हासिल करता तो वो ऐसे कुछ पुण्य कार्य के लिए कोई बावड़ी बना देता था, कोई घाट बनाता था, कोई तालाब बनवाता था। वो सब धरोहर को तो बचाना है। धरोहर को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। और बूंद बूंद से जल बचा करके प्रकृति की जो अपनी एक आनंद है उसको हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो आज लगभग मैं मान के चलता हूँ कि इसी साल देश में सर्वाधिक रूप से जल संरक्षण की जल रचनाओं पे काम करने के लिए मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। माननीय मोदी जी इस पर तारीफ भी कर रहे हैं। जब तारीफ करते हैं तो सर कहीं जवाबदेही बढ़ जाती है। निश्चित बढ़ती है। तारीफ से खतरे भी बढ़ते हैं। तारीफ से हम भगवान करे जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए उसको जोड़ के चलते बात महादेव की हो रही थी। आप महादेव का एक संस्मरण सुना है, 84 महादेव और हरसिद्धि माता, इनका थोड़ा सा और आगे कुछ परिकल्पना। मैं थोड़ा स्पष्ट करता हूँ सर, उज्जैन में 84 महादेव, वो भी कोई सर्किट बन सकता है। और जो हरसिद्धि का कनेक्शन है वो भी गुजरात से है सर, वो भी मोदी जी के बड़नगर से। देखिए, दोनों तरह की बातें हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जब कोई महापुरुष बड़ा संकल्प लेता है तो बड़े संकल्प में उसको कई ऐसी घटनाओं से प्रेरणा भी मिलती है। ये वो घटनाक्रम में जब विक्रमादित्य काल था, और ऐसा कहते हैं कि विक्रमादित्य ने जब अपना विजय अभियान प्रारंभ किया तो माँ दुर्गा की आराधना से उनने आशीर्वाद की तरफ बढ़े। तो ऐसा कहते हैं कि हरसिद्धि माँ ने उनको आशीर्वाद दिया और उसके भरोसे से उनने अपने विजय अभियान प्रारंभ किया। उस समय की सबसे बर्बर जाति से लड़ने का उनने अपना सामर्थ्य दिखाया और उनको फिर सफलता माँ हरसिद्धि से मिली। तो उसी आधार पर उन्होंने फिर गुजरात की माता से कामना की कि आप उज्जैन चलिए, मेरे राज्य में भी आप पधारें। उनकी भावना से, उनकी साधना से, पूजा से, अंतर्मन से प्रकट होकर के माँ ने उज्जैन में भी वो तो ये कहते हैं सर कि वहाँ रात को या यहाँ दिन में ऐसा कुछ माना जाता है कि वो रात्रि काल और दिन के काल में ऐसा दिन भर वो यहाँ रहती है, रात्रि काल में वहाँ जाती है। मैं दोनों जगह गया हूँ। सोमनाथ के पास वो स्थान है जहाँ सायंकाल एक तरह से उनका झूला एकदम अपने आप चलने लगता है, जिसमें एहसास होता है कि माँ अब यहाँ से आ गई है या जा रही है। तो ये जो और ये आस्था का विषय है, आस्था का, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये सही है कि जैसे उज्जैन की दूसरी भी एक भाव है कि जैसे ये काल की नगरी, समय की नगरी है, और समय की नगरी ये सृष्टि का, सृजन का स्थान भी है। हर एक का, आपका, मेरा, इनका, उनका पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, शरीर कब बनता है? जब आत्मा प्रवेश करेगी। और आत्मा प्रवेश करने के लिए एक माँ की एक बूंद हमारे शरीर में आती है और उससे हमारा पूरा शरीर बनता है। तो ये शरीर के अंदर जो हम यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, ऐसा ये वेद वाक्य है कि जैसा आपका पिंड है वही ब्रह्मांड में, दोनों का अपना संबंध है, जिसको भगवान कृष्ण ने 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्र के विभाग के माध्यम से समझाया है। एक पूरा अध्याय भी है कि पंच तत्वों का बना हुआ शरीर, और पंच तत्वों के बने हुए शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, और फिर हमारा शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, अहंकार, इससे जुड़ा हुआ ये 13 तत्वों से हमारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संबंध एकाकार होता है, जिसको आत्मा के माध्यम से संचालित करते हैं। उस दौर में जब अपन पूरे पृथ्वी की कल्पना करते तो पृथ्वी सप्त सागरों से, जैसे हमने देखा है, 84 लाख योनियों में से एकमात्र हमारा मनुष्य शरीर है, जिस शरीर के बलबूते पर हम अपने जीवन के अंदर वो सारे तत्व पाएँ। आप कभी कल्पना करो, ये जो हमारी जितनी योनियाँ हैं,
84 लाख योनियों में से, उनसे आपका शरीर अलग कैसे है? कभी आप इसको आंखों से देखना चाहो तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारे लिए परमात्मा ने इस तत्व को दोनों को मिलाकर एक करा है, इसलिए बाकी योनियों से हम अलग हैं। लेकिन बाकी हमसे अलग कैसे हैं? आप देखो कि हमारे शरीर से कई गुना बड़ा हाथी का शरीर, हाथी, ऊंट, घोड़ा, किसी को भी नदी में डाल दो पानी में, वो जीवन में कभी पानी में नहीं गए होंगे, लेकिन अपने आप तैर के बाहर आ जाएंगे। लेकिन मनुष्य एकमात्र है, जब तक तैरना नहीं सीखेगा वो बाहर नहीं आ सकता। तो ये हमको उन 84 लाख योनि से अलग करता है। हमको अपने प्रयास करना पड़ेंगे। तो हमारे इस प्रयास के बलबूते पर हम हवाई जहाज का आविष्कार कर लेते हैं और अब वायु मार्ग से भी जाने का एक नया मार्ग बन जाता है। हमारे प्रयास का परिणाम है कि इतनी बड़ी रेल हमारी बुद्धि से चल जाती है, बड़े बड़े जहाज चल जाते हैं। बाकी पक्षी प्राणी अपने जीवन काल में उस शरीर का ही उपयोग करते हैं। सर, आपने अभी सिंहस्थ का जिक्र किया और फोकस पूरा उज्जैन पर है। उज्जैन पे नहीं, ये प्रदेश में। निश्चित तौर पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता, लोग जलते हैं कि यार सब कुछ उज्जैन, पर उज्जैन के इर्द गिर्द ही नहीं सर, एक योजना आपके यहाँ सरकार में चलती है, तीर्थ दर्शन योजना, ये श्रद्धालुओं को बाहर ले जाती है। क्या मध्य प्रदेश में कम है जो एक सर्किट ऐसा जोड़ा जाए? काम कर रहे हैं, हमने इस पे काम करना प्रारंभ किया। और आपने सिंहस्थ की बात की, सिंहस्थ में पूरे हमारे जितने भोपाल का रेलवे स्टेशन सिंहस्थ के बहाने से इसकी व्यवस्था बना रहा है। मालवा निवार से बाहर आ गई अब, ये तो आपके प्रोजेक्ट पर मैंने कहा निषादपुरा का जो स्टेशन है ये सिंहस्थ का लाभ देते हुए इधर से हमारे इंदौर उज्जैन के ट्रैफिक को जोड़ने वाला है। हमारा मंदसौर से लगाकर नीमच तक का, ओंकारेश्वर लेके खंडवा तक का ये पूरा परिक्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन नहीं, मेट्रोपॉलिटन के बाहर है। ये सारे देवस्थान के हमारे 13 जिलों को हम सिंहस्थ के कारण सिर्फ उज्जैन इंदौर नहीं, उससे आगे की भी पूरा रोड मैप तैयार। जब आएगा यात्री तो केवल एक जगह नहीं रुकेगा, वो 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, तो उस बाकी जगह भी देवस्थान पे जाएंगे। सर, जो बात आप कह रहे थे कि एक योजना है, वो योजना हम भी सभी के ऊपर पूरे तीर्थ स्थान जोड़ने की सिंहस्थ तक सब हो जाएगा। काम सिंहस्थ के बाद में भी चलेगा। चलेगा। जैसे हमने भगवान कृष्ण की जहाँ जहाँ चरण धरे, उनको देवस्थान बनाते हुए हम तीर्थ स्थल बना करके श्री कृष्ण पाथे पे काम कर रहे हैं। भगवान राम ने जहाँ जहाँ चरण थोड़ा काम धीमा हो गया श्री राम नहीं बराबरी से भगवान के वहाँ की। अब ये अलग बात है कि विद्वानों के द्वारा और स्थान की नए नए शोध चलता बातें आ रही, तो जब तीर्थ मेला प्राधिकरण का और बेहतर हो जो गठन है सर, वो भी चल रहा है हमारा। इसमें कुछ नया प्रयोग सुन रहे हैं सर। हाँ, देखिए कानों तक बातें आ रही। क्या हो रहा है कि हमने कहा कि भाई हमारे कोई लोग बनते हैं, तो लोग बनने से वो एक बार निर्माण कार्य का आकर्षण बनता, 2 साल 4 साल यात्री आएंगे, लेकिन बाद में उसमें कोई निराशा नहीं आ जाए। जैसे आज हम देखते हैं कि उज्जैन की महाकाल की सवारी तो हजारों साल से निकल रही है, सवारी का वैभव बढ़ता जा रहा है, तो सवारी के निमित्त लोग आ रहे हैं। फिर हमने महाकाल उत्सव संक्रांति का आसपास चालू कर दिया ताकि महाकाल उत्सव के दरमियान भी लोग आए। फिर बाद में गुड़ी पड़वा का कार्यक्रम चालू किया, तो हर 3 महीने में बड़े बड़े कार्यक्रम जोड़े। इसी प्रकार से तीर्थ मेला से, जैसे हमारा मैहर की माता जी, नवरात्रि में माता जी के लिए व्यवस्था होना चाहिए, ओरछा में होना चाहिए। हाँ, ये उसी एंगल से तो तीर्थ मेला प्राधिकरण से इन सारे मेलों के ऊपर भी हम अपने अंदर के भी, राज्य के अंदर के और राज्य के बाहर के भी धार्मिक पर्यटन का बड़ा एक स्कोप देखते हैं। कई विभागों के स्वरूप बदले हैं, तीर्थ दर्शन योजना के विकास प्राधिकरण को लेकर के भी कुछ। हाँ, बहुत सारे विकास के काम भी चलेंगे, लेकिन वो विकास में रोजगार भी मिलेगा। 5 विभागों को एक साथ इस क्षेत्र में लगाया है। देखिए, ये एकाकी नहीं हो सकते हैं। अगर मैं पर्यटन की बात करूँगा तो पर्यटन में धार्मिक पर्यटन आएगा, लेकिन धार्मिक पर्यटन में हेली पर्यटन भी एक सुविधा है, तो हमारा परिवहन विभाग भी आ जाएगा, ऐसे हमारा एविएशन भी आ जाएगा। तो हम इस सारे विभागों को जोड़ के, जैसे हम किसान कल्याण वर्ष की बात कर रहे हैं, तो किसान कल्याण वर्ष में 16 विभाग मिला करके हम एक साथ काम करा रहे हैं। 3 साल में तो वर्ष ही चल रहा, तो रिकॉर्ड बना लिया है। सर, इस प्राथमिकता को तय करने के पीछे कुछ और है क्या मोहन जी की सोच? जैसे ये कृषि पर है, फिर अगला आपका युवाओं पे है। युवाओं पर अपने बोला। देखिए, मैंने कहा कि अब आपसे ही बात करता हूँ कि अगर मैं आपके सुख वैभव की बात करता हूँ, आपके कल्याण की बात करता हूँ, तो केवल आपको मैं भोजन की थाली पे थोड़ी देखता हूँ, मैं आपके बाकी प्रबंधन की बात भी करूँगा, आपके आवास की, निवास की, आपके भविष्य की, आपके परिवार की। तो जब समग्र बात करूँगा तो कई सारे विभाग जुड़ जाते हैं। तो जब हम समग्र रूप से किसान कल्याण की बात करते हैं तो प्राकृतिक खेती भी आएगी, पशुपालन भी आएगा, मत्स्य पालन भी आएगा,
परिवहन भी आएगा, लोक परिवहन भी आएगा, एजुकेशन भी आएगा, बिजली भी आएगी, सहकारी भी आएगा। इस 16 विभागों से मिलकर के किसान की सारी अपनी एक तरह से विभागों की दृष्टि से उसकी समग्र रूप से सरकार चिंता करती। और मुखिया होने के नाते मैं सबका युक्ति युक्त के तरीके से जोड़ करके विकास। निश्चित तौर पर सर मोहन जी ने 2.5 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन अगले 2.5 साल में ऐसे कौन से काम हैं जो मोहन जी की सोच से मतलब कहीं बहुत आगे को एक सरप्राइज दे सकते हैं, क्योंकि जो काम किया उसका फॉलोअप प्लान भी निश्चित चल रहा रिकॉर्ड होगा। पर रिकॉर्ड है 2.5 साल में आपका Follow up धन्यवाद। plan। लेकिन ये बात सही है कि जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो लगता है कि काफी काम किया, जब आगे देखता हूँ तो लगे कि कुछ हुआ ही नहीं, कि जितना हमारे करना बहुत कुछ है। बहुत कुछ करना है, जितना अपने आगे की दृष्टि से देखे। पलट के देखता हूँ तो आपके भोपाल में यूनियन कार्बाइड का मुझे जगह दिखता है कि ये क्या साला संकट है, कब हम लोग 84 भुक्तभोगी हैं सर। सभी मैं भी था उस हाँ, जी, यही दिन भोपाल जिस दिन में। घटना हुई थी। संयोग से विद्यार्थी परिषद की बैठक थी, रात हमने गुजारी थी, हम भी यहीं थे। लेकिन मैं उस दौर को देखता हूँ तो डर जाता हूँ। लेकिन ये कांग्रेस का फिर राजनीति की बात आएगी, आप कर सकते हैं लेकिन फिर भी हम तो अध्यात्म। कांग्रेस के लोगों ने उस दौर में उस घटना के जिम्मेदार लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं की। उस उद्योगपति को भगाने के लिए विमान दिया जहां हजारों लोग मर गए। कांग्रेस कभी उस पाप से उऋण नहीं हो सकती। वो कचरा तो साफ हो गया सर, और वहाँ पर हमने कुछ उस स्थान को न केवल साफ किया सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुसार, बल्कि हमने उसका यथायोग्य निस्तारण भी कराया। और यहाँ विकास के कई सारे पैमानों के हुकुमचंद लिए मिल एक बड़ा उदाहरण, कभी सोच भी नहीं सकता। ये आपके सामने। मेरी जिज्ञासा सर अगले 2.5 साल को लेकर के। अगले 2.5 साल हमारे लिए आप बताइए, ऐसे कई सेक्टर है जहाँ मध्य प्रदेश अपनी क्षमता युक्ति बुद्धि से आगे बढ़ रहा है। जैसे हम देश के मध्य में हैं तो हमारे यहाँ की आज बेरोजगारी दर यद्यपि पूरे देश में सबसे कम है, ये हमने अपनी अचीवमेंट 2.5 साल में देखते हैं। लेकिन ये बेरोजगारी दर कम होने के बाद में भी हमारे राज्य की जीडीपी जीएसडीपी और कैसे बढ़े, हमारे राज्य और कैसे समृद्ध हो। हमारी जो अनुकूलता है कि हमारा लैंड बैंक बहुत अच्छा है, हमारे संसाधन बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसी जितनी बात अच्छी से, प्राकृतिक खेती में देश में हम नंबर 1 हैं, दूध उत्पादन में हम नंबर 1 हो सकते हैं। आज 12% हम 20% से आगे जाने वाले हैं। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के टारगेट लेकर हम योजनाबद्ध तरीके से प्रति व्यक्ति आय 2047 तक कल्पना, आप 2.5 साल की बात कर रहे हैं, हम 2047 तक कल्पना कर रहे हैं। जब हमारी सरकार बनी तो लगभग 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति के आसपास आए थी। आप अंदाज लगा लो, 1956 में मध्य प्रदेश बना और 56 से मध्य प्रदेश बनता 2002-03 तक प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 थी। ये उनके काम करने का तरीका। और हमारे काम करने का तरीका, जब हम आए तो 1 लाख से आज 1,70,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय हुई। और जब 2047 आएगा, हम मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 22,50,000 रुपया प्रति व्यक्ति होगी। इस कामना से धर्म के साथ संस्कृति, और संस्कृति को संजोने के लिए यूसीसी में भी एक क्लॉज है कि एक जो जनजाति वर्ग है उसको सुरक्षित करते हुए, तो डॉक्टर मोहन यादव का एक कॉन्सेप्ट है कि ऐसा होना है। और दूसरा, पीछे जो आपके लगे ही है संस्कृति के सब पर्यावरण से संरक्षित, ये तो मिसाल है मध्य प्रदेश के लिए चीता प्रोजेक्ट। देखो, चीता कहाँ जीता, मध्य प्रदेश में जीता है। जब हम एक समान कानून की बात करते हैं, मुझे इस बात का गर्व है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस पार्टी को इस विचार से खड़ा किया कि एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान एक राष्ट्रभाषा, इस देश के प्रत्येक नागरिक एक समान, तो इनकी अपने जो धर्म के आधार पर अलग से कानून क्यों होना चाहिए। हमारे लिए एक समान, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी सब एक जैसे लोग हैं। हम सब ये तो एक तरह से इस बगीचे के अलग अलग प्रकार के गुलदस्ते के फूल हैं, तो हम सब मिलकर के सबको एक साथ उसी भाव के आधार पर देख के चल रहे हैं। चीता प्रोजेक्ट को कहाँ ले जाना है? चीता प्रोजेक्ट, देखो, चीता आज हमारे लिए एक तरह से जैव और वन्य संपदा की दृष्टि से एक अद्भुत उदाहरण बना, जो 100 साल से ज़्यादा समय तक एशिया के अंदर जो होते थे आज वो समाप्त हो गए। आज पुनर्जीवन का वो सबसे बड़ा उदाहरण हमारे यहाँ बन रहा है। केवल चीता क्यों, गिद्ध को देखो, घड़ियाल को देखो, मगर को देखो, तेंदुआ को देखो, लेपर्ड, टाइगर, हर एक क्षेत्र के अंदर हमारे आज सभी प्रकार से ये भांप लिया था आपने कि इस क्षेत्र में भी यहाँ मध्य प्रदेश में बड़ी संभावना है। बेसिक चीज़ ये है कि राज्य के मुखिया होने के नाते से हमारी सरकार इस बात पे काम कर रही है कि हम अपनी यत्पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो आपसे मैंने बात कही कि ये प्रकृति, परमात्मा ने कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको मानव शरीर दिया है, तो ये प्रकृति का वो जो स्वरूप जैसा है वैसा बनाए रखने का भी
प्रयास हमारे द्वारा होना चाहिए। तो जहाँ कहीं व्यवधान आया है उसको आज के युक्ति बुद्धि के तरीके से कैसे उसको पुनर्स्थापित कर दे, उसके प्रयास में ही हम बड़े हैं। और उसी आधार पर हर एक तरह से, एक तरफ मानव के मूलभूत सुविधाओं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा प्रकृति का वो स्वरूप जो मध्य प्रदेश को परमात्मा ने दिया है उसको वैसे ही बनाए रखने के लिए भी हम काम बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं आप। इतनी व्यस्तताओं के बीच में ये अध्ययन का समय कैसे नहीं। देखिए, शिक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री के सफर के बीच में व्यस्तताएं बढ़ी हैं और अब कामकाज, उसकी शैली भी बदली, राजनीति। एक बहुत अच्छा घोष वाक्य, जा चाह वहाँ रहा। आप बताओ, हमारे मन में प्रश्न आना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, तो आपके पास सब साहित्य तुरंत अपनी तरफ आता है। इसलिए मेरे आवागमन के मार्ग के समय, रात में विश्राम के समय, दिन के समय मुझे अध्ययन का बहुत शौक है, बहुत मज़ा आता पढ़ने का। और परमात्मा की दया से आप सबसे मैं इतना ही निवेदन करता हूँ कि अध्ययन तो सब करते हैं, लेकिन अध्ययन के बाद की भी 2 स्टेज है, वो है चिंतन और मनन। इसमें भी डूबना चाहिए। जब हम स्वाध्याय करते हैं, चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो उसके मार्ग में निकल। इसका समय कैसे निकाल लेते हैं सर? अभी आपसे बात करते करते पूरे विषय पे बात करी तो कई सारे विषय, मतलब सिर्फ बोलते नहीं है, सुनते भी हैं और उसको कहीं ना कहीं उस चीज को ले आते हैं। बड़ी बात है सर। एक और सवाल है सर कि जैसे हमेशा आपके संबोधन में बहुत ऐसा होता है कि किसी ने कुछ मांगा, आपने कहा कि दिए देते हैं, तो देने से पहले आर्थिक स्थिति भी मध्य प्रदेश की, देखिए मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति हमारे आने के बाद बहुत समृद्ध हुई है। मैं आपको आंकड़े बता सकता हूँ। हमारी सरकार लगभग 3 लाख करोड़ के बजट से बड़ी आगे। 3 साल हो गए हमने 1 रुपया कर नहीं लगाया, लेकिन सुशासन के बलबूते पे इसी साल 4,38,000 करोड़ का बजट हमने निकाला। आप एक एक करके विभाग देख लो, जहाँ की सब्सिडियाँ वर्षों से पेंडिंग थी, वो सारी सब्सिडियाँ हमने समय रहते पूरी करके, जो कमिटमेंट हमारा है उसको पूरा में से लगा के इंडस्ट्री के बेल्ट में देखो तो आज हमने 2026 मार्च तक की सारी जितनी देनदारियाँ थी सब समाप्त कर दी। इसके साथ साथ हमने कई सारे विभागों के काम भी एक समय सीमा के अंदर करने की जो पद्धति डाली, इसके कारण से हमारे राज्य का वित्तीय व्यवस्था आज भारत सरकार चौंकाने वाले निर्णय आप बहुत लेते हैं। पहले दिन बैठे, पहले दिन के निर्णय ले लें या फिर अभी तक के निर्णय देखें कि जब भी समय मिला तो ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर मोहन का जो चौंकाने वाला निर्णय, तो अब क्या अभी 2.5 साल में और भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि बहुत अप्रत्याशित होगा लेकिन बहुत अच्छा होगा? मैं आपने मुझे इस तरह से प्रोत्साहित किया, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये समय माननीय मोदी जी का है। आप 24 घंटे अहरनिश काम करते रहो तो अपने आप मार्ग निकलते हैं। और ये अच्छी बात है कि निर्णयों के साथ माननीय मोदी जी ने हमको सिखाया है कि जब आप काम में डूबोगे तो काम के साथ चलने की आदत डल जाना चाहिए। इसलिए चौंकाने वाले नहीं है, दूरगामी निर्णय है। वो दूरगामी निर्णय सदैव। मोहन जी, 2 छोटे छोटे सवाल है। मुख्यमंत्री और प्रदेश मतलब शिक्षा मंत्री बनने के पहले ये जो अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि थी, ये सामाजिक सरोकार की बात हो या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को छूते हुए जो अनछुए पहलू हैं, जन चेतना, उसको लेकर के ये ख्याल कब से आए, स्टूडेंट से या उसके बाद से? हमारी तो विचारधारा ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की है और संस्कृति को लेके चलने की। इसमें मैं अकेला नहीं हूँ। हमारे जैसे 1925 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम सरसंघचालक जी ने इस संघ को खड़ा किया, उनने इस बात के लिए प्रतिबद्ध थे कि उस समय उनने देख लिया था कि जब वो कांग्रेस के साथ भी जुड़े, फिर कांग्रेस को छोड़ा, क्रांतिकारियों के साथ जुड़े, क्रांतिकारियों को भी छोड़ा। देश की आज़ादी का संघर्ष का समय चल रहा था और ये एहसास कर लिया था कि देश तो आज नहीं तो कल आज़ाद होने वाला है। लेकिन आपको मालूम देश की आखिरी आज़ादी सरकार कौन सी मानते हैं? आप ही के मुंह से सुनना है सर। आप बताएं। हमारा आज़ादी का आखिरी शासनकर्ता, मोटे तौर पर दिल्ली की तरफ निगाह दौड़ाओगे तो आखिरी शासनकर्ता पृथ्वीराज सिंह चौहान हुए। बाद के काल में मुगल, पठान, सुल्तान जो भी आते गए, लेकिन देश के अंदर हमारी सत्ता लगभग 800 से 1000 साल पुराने उस दौर तक ले जाती। तो जब इतना लंबा समय हमारी आज़ादी के लिए हमको हासिल करना पड़ा, तो इस आज़ादी को लंबे समय तक टिकाने के लिए ऐसे देशभक्तों की मालिका बनाने की ज़रूरत होती। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हमारे सरसंघचालक परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने सपना देखा। आज उनकी पुण्यतिथि है हेडगेवार जी की, जब हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। सब देखते कि उनने कहा कि हमको राष्ट्र के लिए ऐसे देशभक्त नागरिकों की बड़ी मालिका खड़ी करना पड़ेगी और वो केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं चाहिएगी, वो जीवन के सब क्षेत्रों में चाहिएगी।
वो देशभक्त व्यापारी होना चाहिए, देशभक्त सैनिक होना चाहिए सब क्षेत्रों में इस प्रकार से। तो उनके उस विचार के बलबूते पर आज पूरे देश के अंदर ऐसे सारी बड़ी हजारों लाखों लोगों की एक ताकत खड़ी छोटा सा सवाल, और अधिकारियों की जमावट कसावट में आप कोताही नहीं बरतते और जहां कुछ गड़बड़ी मिली तत्काल अंदर या फिर बुला लिया या सस्पेंड कर दिया। लेकिन यहाँ एक और सुनिश्चितता कि आप कह रहे हैं कि अगले 2.5 साल में जन कल्याण की जो बात हो रही है, तो उसके लिए जो अधिकारियों की तैनाती होगी वो आप कह रहे हैं कि एक्टिव होंगे तो रहेंगे, नहीं रहेंगे तो वापस। देखिए ये बहुत सरल बात है। जब हम अपने आदर्श शासन की विक्रमादित्य से लेकर माननीय मोदी जी तरफ देखते हैं तो हम उनसे ही सीखते हैं कि हर एक चीज़ को टाइम फ्रेम में लाना है। हमको कोई अहंकार नहीं है। अधिकारी मतलब अधिक कार्य करने वाला। मैं भी स्वयं इस बात पे खुद पे लिए भी लागू करता हूँ कि हम जितनी बड़ी जगह पे जाएंगे हम अपने आप को उतनी कठोरता से और उतनी दक्षता से हमको काम करना है। ऐसे में हम अच्छा काम करेगा उसको फील्ड में मौका देते हैं, वो फील्ड में अच्छा काम करो। और अगर वो नहीं करता है हम एक बार दो बार मौका दे के देखते हैं, फिर अन्यथा भाई वल्लभ भवन में बहुत सारी जगह बिठा देते हैं, आओ बैठो क्या दिक्कत है। तो देखा आपने, ये है डॉक्टर मोहन यादव। सीधा संदेश है कि डॉक्टर मोहन यादव बतौर मुख्यमंत्री केवल जो उनकी राजनीति है वो सिर्फ सत्ता और संचालन के लिए नहीं है, वो सामाजिकता में, विकास में, सांस्कृतिक मूल्यों को जो सहेजने का दायित्व है वो उसका निर्वहन भी बखूबी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही चाहे विरासत की बात हो या फिर विरासत को आधुनिकता से जोड़ने की, संस्कृति की बात हो या फिर जन कल्याण की, सभी की दिशा में डॉक्टर मोहन यादव एक संदेश जो छोड़ते हैं वो कि जिम्मेदारी है तो उसे पूरा करना है और जन कल्याण का जो मकसद है वो बिल्कुल अंतिम छोर के व्यक्ति तक उसका लाभ मिले। तो ये एक संदेश है और इसी संदेश के साथ बहुत शुक्रिया सर आपका, हमें आपने समय दिया। तो इसी संदेश के साथ हम इस चर्चा को विराम देंगे, इस विशेष प्रस्तुति को। और हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ राकेश अग्निहोत्री, और मुझे विदा दीजिए। नमस्कार। एक बार फिर शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद।